नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए मैं नरेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम काव्य गुण व काव्य दोष के बारे में समझेंगे। कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में ये दोनों टॉपिक कुल मिला के 2 अंक के हैं। इनमें 2 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। सबसे पहला एक प्रश्न आ सकता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं। हालांकि इसमें आपको उत्तर लिखने के लिए 10 से 20 शब्दों की शब्द सीमा होती है, तो इसलिए आपको बहुत संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है, अर्थात रस के अंग रूप धर्मों को काव्य गुण कहते हैं। अगर प्रश्न ये आता है कि काव्य गुण के कितने प्रकार होते हैं, तब आप ये उत्तर लिखिए कि काव्य गुण के निम्न 3 प्रकार होते हैं: ओज, माधुर्य और प्रसाद। यहाँ ये प्रश्न भी आ सकता है कि ओज गुण को परिभाषित कीजिए, या ये प्रश्न आएगा कि ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। क्योंकि 1 नंबर का है, छोटा प्रश्न है, मैंने यहाँ दोनों चीज़ एक साथ आपको बताई हैं। यहाँ ओज की परिभाषा भी दी है और ओज का उदाहरण भी। लेकिन प्रश्न पत्र में ये हो सकता है कि केवल ओज की परिभाषा पूछी जाए, शब्द सीमा कम है, इसलिए आप केवल परिभाषा लिखेंगे। ओज का अर्थ होता है तेज या दीप्ति। जिस रचना में श्रोता या पाठक के मन में उत्साह, वीरता, आवेश, जोश आदि का भाव उत्पन्न करने की क्षमता हो, वहाँ ओज गुण होता है। इसमें द्वित्व और संयुक्त वर्ण, द्वित्व और संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण में वही वर्ण जुड़ता है तो वो द्वित्व कहलाता है। जैसे लत्ता, ता में ता जुड़ा है तो लत्ता में लत्ता शब्द कैसा हो जाएगा? द्वित्व। तो अब वर्ण है, ये संयुक्त है, द्वित्व। संयुक्त में जो ता है वो संयुक्त है। कल्ला, ला में ला जुड़ा है वो द्वित्व है, और कंत, ता में ना जुड़ा है तो वो संयुक्त। तो इस प्रकार द्वित्व और संयुक्त वर्ण होते हैं। इनमें रैफ युक्त वर्ण, रैफ वर्ण वो होते हैं जब ऊपर रा चढ़ा होता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म, चर्म। परुष वर्ण, परुष वर्ण किसे कहते हैं? कठोर वर्ण। तो हिंदी में ट वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं उनको कठोर वर्ण माना गया है, और ओज गुण की रचनाओं में ऐसे कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है और लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, जैसे उदाहरण, क्षमा बत्ती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उदाहरण आप अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई दूसरा भी तैयार कर सकते हैं जिसमें कठोर शब्दावली हो। नव का बक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो प्रश्न या तो परिभाषा का आएगा या उदाहरण का। आप ध्यान रखें, आप परिभाषा नोट कर लें, और उदाहरण भी आप 1 से अधिक उदाहरण अच्छी तरह याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उदाहरणों को लिखकर जरूर दें। अगला प्रश्न हमने केवल ओज गुण का एक उदाहरण के लिए बनाया है। तो मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ शब्द सीमा कम है, इसलिए या तो परिभाषा पूछी जाएगी या उदाहरण। तो आप इस उदाहरण को भी दे सकते हैं। नव का बक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी ताल सुनाओ जिससे उथल पुथल मच। अगला प्रश्न माधुर्य गुण से संबंध आ सकता है। माधुर्य गुण में भी 2 प्रश्न बन सकते हैं। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए या माधुर्य गुण का उदाहरण दीजिए। अब देखिए, माधुर्य गुण का परिभाषा, तो माधुर्य शब्द का अर्थ होता है मधुरता। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ओज गुण का अर्थ होता था तेज या दीप्ति, ऐसे माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता। जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का हृदय आनंद से द्रवित हो जाए, वहां माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण वाली रचना में कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया जाता है। कोमलकांत पदावली कौन सी होती है? जिसमें अनुस्वार हो, कोमल वर्ण हो, ध्वन्यार्थ व्यंजना हो। उदाहरण है, रामचरितमानस की लाइनें दी गई हैं। कंकण किंकिणे नुपुर ध्वनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण। इसमें ध्वनि
ऐसा लग रहा है जैसे नगाड़े बाज रहे। तो मधुरता युक्त रचना माधुर गुण से पूर्ण। अगला गुण है प्रसाद। प्रसाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जिस गुण के चित्त में उदय होते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वहां प्रसाद गुण। इसका मतलब है सरल रचनाओं में प्रसाद गुण। लेकिन प्रसाद गुण के साथ ये भी बात ध्यान रखने की है कि इस गुण का प्रयोग उपदेश परक रचनाओं में किया जाता है जिनमें सरल और सरस रचनाएं होती हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है, बहुत अच्छा कथन है ये। जैसे सूखी ईंधन में अग्नि और स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रसों से तुरंत युक्त कर दे, उसे ही प्रसाद गुण कहा जाता है। प्रसाद गुण के बहुत सारे उदाहरण हैं, रहीमदास के तमाम उदाहरण। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहमन भंवरी के परे नदी सिरावत मोर। इस रचना में बिल्कुल सरल अर्थ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। देखिए हमने यहाँ उदाहरण के रूप में स्लाइड पे लिखा है, साच बराबर तपु नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप और भी कोई उदाहरण लिख सकते हैं जिसमें रचना में सरल और सरस भाव हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कह रही म पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान। देखिए ये था प्रसाद गुण और उसके उदाहरण। जो रहीम के दोहे हैं वो सरल हैं, उनमें से आप कोई सरल सा दुआ याद कर सकते हैं जिनमें कोई सीख दी गई हो। संगति के ऊपर तमाम दोहे हैं तो आप उन्हें याद कर सकते हैं, या इनमें से ये दिया है इस दोहे को याद कर सकते हैं, आप पूरा ही कर सकते हैं। इसी में अब दूसरा प्रश्न आता है, वो आता है काव्य दोष से संबंधित। काव्य दोष किसे कहते हैं, या तो ये प्रश्न आएगा केवल, तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे, जिन कारणों से काव्य का अपकर्ष होता है उन्हें काव्य दोष कहते हैं। काव्य गुण वो था जिनसे काव्यों का उत्कर्ष होता था, यहाँ उत्कर्ष की जगह अपोजिट वर्ड ले लिया है हमने, क्या, अपकर्ष। यानी जिन कारणों से काव्य का अपकर्ष होता है उन्हें काव्य दोष कहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि किसी पर्टिकुलर काव्य दोष का नाम आ जाए कि उसको समझाइए या उसका उदाहरण दीजिए। तो मुख्य जो काव्य दोष हैं हमने वो यहाँ लिए हैं। पहला है श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व काव्य दोष किसे कहते हैं, लिखिए। तो काव्य में यहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग करने से काव्य का अपकर्ष हो रहा हो, वहाँ श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। श्रुति माने है सुनना, सुनने में कड़वे लगने वाले वर्ण। सुनने में कड़वे लगने वाले वर्ण कौन से होते हैं, ट वर्ग की ध्वनि। हिंदी में ट वर्ग जैसे चलता है। देखिए हमने उदाहरण लिखा है, देखत कछ कौतिक इतै, देखो नेक विचार, और कव की एक टक डट रही, टटिया अंगूरों ने ढा। यहाँ ट ठ ड ढ ये वर्ण है, ये बहुत सुनने हैं। देखिए एक और मैं आपको इसका उदाहरण हूँ, मरे बैल गर यार, मरे वह अड़ियल टट्टू, और मरे करकसा नार, मरे वह खसम निखट्टू, बामन सो मर जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए, जो कुल में दाग लगावे, बेने आव राजा मरे, तबे नींद बर सोइए, बेताल कह विक्रम सुनो, ऐते मते मत रोइए। तो यहाँ अड़ियल टट्टू ये कैसे वर्ण, कठोर। तो ऐसे कठोर वर्ण जब रचना में होते हैं तो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। दुष्क्रमत काव्य दोष। काव्य में जहां लोक या शास्त्र वेद क्रम का उल्लंघन होता है वहां दुष्क्रमत काव्य दोष होता है।
अब आपको ये जानना जरूरी है लोक या शास्त्र क्या होता है। तो लोक में समाज में जो मान्यता है, और कभी जब उन मान्यता के विपरीत लिखता है तो उसे दुष्कृत काव्य दोष है। शास्त्र का मतलब है ग्रंथ आदि, ग्रंथ में जो बातें लिखी गई हैं कभी उनके विपरीत कोई काव्य में बात लिखता है तो वहाँ भी दुष्कृत काव्य दोष होता है। देखिए इसके लिए उदाहरण है, लीनो ओखारे पहाड़ो बेसाल, चलो ते ही काल बेलम्ब न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ल जायो। हनुमान जी ये सजीवन बूटी लाते हैं तो पहाड़ उखाड़ के चलते हैं तो कितनी तेजी से चलते हैं। तो यहाँ हनुमान जी का बेग बताया जा रहा है, स्पीड क्या थी, मारुत नंदन यानी हनुमान जी, मारुत को यानी पवन का, हवा का बेग लगा दिया, मन का बेग लगा दिया, और फिर खगराज यानी गरुण का बेग लगा दिया, जबकि मन का बेग सर्वाधिक होता है। अतः या तो जब मन का प्रयोग कर दिया तो उसके बाद खगराज का प्रयोग करने की कोई मतलब ही नहीं होता, तो मन का प्रयोग यहाँ अंत में होना चाहिए। इस प्रकार ये दुष्कर्मत्व काव्य दोष है। ग्रामत्व काव्य दोष, रचना में जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं उससे ग्रामत्व काव्य दोष हो जाता है। ऐसे ग्रामीण बोलचाल के शब्दों से रस का अपकर्ष होता है, इसीलिए इसे ग्रामत्व काव्य दोष माना गया। देखिए यहाँ एक उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ सिगरी शब्द है, सिगरी ग्रामीण बोलचाल का शब्द है और इसीलिए इसमें ग्रामत्व दोष है। मूण पर मुकुट धोए सोहत गोपाल है, तो मूण शब्द है ये ग्रामीण बोलचाल का है। जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ ग्रामत्व काव्य दोष हो जाता है।